Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tayyib Ali. Today my presentation topic is financial ratio analysis. Financial ratio classification, profitability ratio, efficiency ratio, liquidity ratio, financial gearing ratio and investment ratios. मैंने एक कंपनी चूज़ किया है जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पाक सुजुकी मोटर कंपनी, जिसकी बेस पे हम फाइनेंशियल रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट है और ये इनकम शीट है। इसमें इसकी बेसिस पे हमने फाइनेंशियल रेशियोज़ को कैलकुलेशन करना है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड्स, ये इसकी एक रेशियोज़ है जिसको हमने कैलकुलेशन करना है। इसका फार्मूला है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें इनकम शीट स्टेटमेंट से मिलेगा और ऑर्डिनरी शेयर, कैपिटल, रिजर्व और रिटेन अर्निंग ये हमें बैलेंस शीट में से मिलेंगे। इन सब को हमने सम कर देना है। सम करके प्रॉफिट फॉर द ईयर्स इस वैल्यू को डिवाइड करना है इन जो हमने इन वैल्यूज़ को सम किया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6%। इसी तरह हमने 2021 को कैलकुलेशन करनी है और 2020 की कैलकुलेशन करनी है। इसकी इंटरप्रिटेशंस हमारे पास जो हैं वो ये है कि इन 2022 ROSF 5.6%, द कंपनी generated a return of 5.6% on its ordinary shareholder funds. The company earned 5.6 cents in profit. In 2021, return on ordinary shareholder funds 5.6%. The ROS decreased 5.1%. The various factors affecting the company profitability, such as an increased expense, reduced revenue, or change in capital structure. In 2020, ROSF 5.3%. Although there was an improvement from 2021, the ROSF remained below the 2022 level. इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये है कि हमने जितना भी कैपिटल हमने जो है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न हमें पर ईयर का मिल रहा है। तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 2020, 21, 22 का। इसी तरह जो हमारे पास हैं शेयर कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स हैं, रिटेन अर्निंग, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये हमें बैलेंस शीट में से मिलेंगे, जिसको हम इन सब वैल्यूज़ को सम करने के बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ जब हम इन्हें कैलकुलेशन करेंगे तो 4.6% हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसी तरह 2021 की कैलकुलेट करना है 2022 को। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दरअसल जो हमने कैपिटल है हमारे पास पर ईयर कितने उसके ऊपर रिटर्न हमें मिलेगा। इन 2020 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास है 6.3% है। 6.3% है। द कंपनी generate a return 6.3% on its total capital. In 2021, 5.4%. The company generate a return 5.4% on its total capital. 2021 decreased due to the reason is tap portion is increased in 2021. In 2022, return on capital employed 4.6%, more decrease than 2021 and 2020. हमारे पास जो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इनकम स्टेटमेंट में हम मिल जाएगा और सेल्स रेवेन्यू जो हमारी टोटल सेल्स हुई हैं। तो हमारे पास 2022 की टोटल सेल्स हैं हमारे पास 2022 की जो टोटल सेल्स हैं और हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इनको हमने डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू हमारे पास 4.4 परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 4.4% आ जाएगा। इसी तरह हमने 2021 और 2022 हमारे पास 6.2%। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इन 2020 after sale in 2020 6.2% generated profit of the company, or 2021 6.1% generate profit of the company. After sale in 2022 5.4% generate profit of the company. Gross profit margin. Gross profit margin divided by sales revenue। हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट्स है हमारे पास ये हमारे पास 2020 22 का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये 21 का ग्रॉस प्रॉफिट है, ये 20 का। तो हम डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, तो हमारे पास 24% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। 2022 का 21 का 27.3%, 20 का 27.9%। आफ्टर सेल इन 2020 27.9% generate the gross profit of the company, and after sale in 2020 27.3% generate the gross profit of the company. In after sale 2022 24% generate the gross profit of the company. अब हमारे पास आ जाती है एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज में सबसे पहले हमने एवरेज इन्वेंट्रीज टर्नओवर पीरियड इसको कैलकुलेट करना है। एवरेज इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। 365 एक साल में हमारे पास जो टोटल डेज होते हैं। एवरेज इन्वेंट्रीज ये हमें मिलेगी बैलेंस शीट में से। कॉस्ट ऑफ सेल ये हमें मिलेगी इनकम स्टेटमेंट से। बैलेंस शीट में से एवरेज इन्वेंट्रीज ये हमारे पास 20 की है, 21 की है और ये हमारे पास 22 की है। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ सेल से, मल्टीप्लाई कर देना है 365 डेज से, हमारे पास 51 डेज आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 56 डेज 2021 की एवरेज इन्वेंट्रीज टर्नओवर पीरियड है और इस तरह 22 की 49 है। इन इंटरप्रिटेशंस इन 2020 the average inventory's turnover period was 51 days. This means on average it took the company 51 days to sell its entire inventory during that years. In 2022, in 2021, the average inventory's turnover period increased to 56 days. The sell its inventory in 2021 compared to 2020, which may suggest a slowdown in sales or change in inventories management. In 2022, the average inventories turnover period decreased into 46 days, an improvement compared to the 2021 as the company management to sell its inventory more quickly, which could indicate better sales or more efficiency inventories management strategies. Average settlements periods of receivable divided by average trade receivable or credit sales revenue multiplied by 365 days. Average trade receivable ये हमें 2019 और 2022 को हम जो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल होंगे उनको हमने इसकी एवरेज वैल्यूज़ है, ये हमारे पास उनकी एवरेज वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास रिसीवेबल्स हैं 2019 के और 2020 के, इनका हमने एवरेज यहाँ पे ये हमने एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेशन की हुई है। इसी तरह हमारे पास 2021 में 2020 और 21 की ट्रेड रिसीवेबल वैल्यूज़ को
एवरेज लिया हुआ है। इस तरह हमारे पास 22 की वैल्यूज़ हैं और इनमें भी हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्रीज हैं इसी तरह हमने 19 और 20 की एवरेज इन्वेंट्रीज हमने कैलकुलेशन की हुई है। हमारे पास इसका जो फार्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू, तो 64.84 डेज हमारे पास 2021 के रिसीवेबल हैं। रिसीवेबल वाज 64 डेज और 2021 और 2022 तो इन इंटरप्रिटेशन हमारे पास जो हैं इन 2020 द एवरेज सेटलमेंट पीरियड फॉर रिसीवेबल वाज 64 days. This means average it took the company 64 days to collect payment from its customers after making a sale during that years. In 2021, the average settlement period increased significantly to 106 days on average. Company to collect payment from its customer in 2021 compared to 2020 potentially indicate issues with collecting receivable or change in payment patterns. In 2020, the average settlement period further increased 119.95 days. The company faced more challenge in collecting payment from its customer or may have implemented less effective credit or collection policies. अब हमारे पास है एवरेज सेटलमेंट पीरियड फॉर पेएबल्स। जो हमने पेएबल्स हैं ये हमारे पास बैलेंस शीट में से हमें जो हमने पे किए होंगे वो मिल जाएंगे और क्रेडिट से परचेज जो हमने चीज़ें क्रेडिट पे परचेज की हुई हैं 2019 और 2020 का जो हमारे पास ट्रेड पेएबल्स हैं उनको हमने ये हमारे पास ये उनकी कैलकुलेशन वैल्यूज है 21 की, इसी तरह हमारे पास है 22 को भी इसी तरह हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। हमारे पास 219 से जो एवरेज सेटलमेंट पीरियड फॉर पेएबल्स हैं जो 2020 के हैं, इसी तरह हमारे पास 2021 के 124 हैं, 2022 के 132 हैं। इंटरप्रिटेशंस हमारे पास आए हैं। इन 2020 द एवरेज सेटलमेंट पीरियड फॉर पेएबल वाज 219 days on average. Company 290 days to pay its supplier after receiving goods or services during that years. In 2021, the average settlement period decreased to 124 days. The company improved its payment process, reducing the average time it took to settle bill compared to 2020. In 2020, the average settlement period slightly increased 132 days compared to 2021. While still lower than 2020, this increase indicates that the company took slightly longer to pay its supplier compared to the various previous years. अब हमारे पास है सेल्स रेवेन्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स रेवेन्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। हमारे पास 2022 का सेल्स रेवेन्यू 21 का सेल्स रेवेन्यू और ये हमारे पास 22 का ये हमें इनकम स्टेटमेंट से हमें मिल जाएंगे। सेल्स रेवेन्यू कैपिटल एम्प्लॉयड में ये हमारे पास जो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड्स है जो शेयर कैपिटल रिजर्व रिटेन अर्निंग और नॉन करंट लायबिलिटीज हमें बैलेंस शीट में से हमें मिल जाएंगी। हमने इन सब वैल्यूज़ को सम किया फिर उसके बाद इस वैल्यूज़ को इन सब वैल्यूज़ पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.91 हमारे पास सेल्स रेवेन्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई। इसी तरह हमने 2021 को कैलकुलेशन की, इसी तरह हमने 2022 कैलकुलेशन की। इन 2020 द रेशियो ऑफ सेल्स रेवेन्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 0.9 for every unit of capital employed in business during that years. The company generates sales revenue equivalent to 0.90 units. In 2020, the ratio decreased 0.7. The decrease indicates that the company generated less sales revenue per unit of capital employed compared to 2022. It might suggest a decrease in revenue generation efficiency or a less effective utilization of the capital investment
in the business. In 2020, the ratio slightly increased to 0.71 compared to 2020. Improvement in revenue generation efficiency per unit of capital employed, although it remains lower than the ratio observed in 2020. Sales revenue per employee. सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 2020 के, ये हमारे पास 2021 के एम्प्लॉयज़ हैं और हम 2022 में हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंक्रीज हो गए 2021 और 2020 के मुकाबले। हमने सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, जो हमारे पास आ जाएगी 51 पर एम्प्लॉय। In 2020, the sales revenue per employee was 51 on average. Each employee contribute $51 of sales revenue of the company during that years. In 2020, the sales revenue per employee decreased. 2021 में सेल्स जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो गया है. Decline in revenue generated per employee compared to the previous years suggested a potential decrease in productivity or sales performance on a employee base. In 2020 the sales revenue per employee increase. अब हमारे पास जो 2020 में सेल्स रेवेन्यू 22 में सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो गई है. इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी और सेल्स परफॉर्मेंस compared to the previous year, with each employees contribute more to the company sales revenue. अब हमारे पास ये लिक्विडिटी रेशियोज हैं. लिक्विडिटी रेशियोज में करंट रेशियोज और एसिड टेस्ट रेशियोज. करंट रेशियोज इज इक्वल टू करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट एसिड्स, ये हमारे पास करंट एसिड्स हैं जो बैलेंस शीट में से हमें मिलेंगे. करंट एसिड्स, ठीक है, और ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये भी हमें बैलेंस शीट में से मिलेंगी. करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास 1.26 हमारे पास करंट रेशियोज हमें फाइंड आउट हो जाएगी. इसी तरह हमने 2021 में 2020 में हमने रेशियोज को हमने कैलकुलेशंस की है. द इंटरप्रिटेशंस, द कंपनी हैज़ 1.26 times acid to pay current liabilities in 2020 and 1.28 times acid to pay current liabilities in 2021. In 2022, the more acid paid rather than 21 or 22. In 2022, 1.6 times 63 times paid acid to current liabilities. Acid test ratios. करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट एसिड, इसमें हमने जो हमारे पास एक्सक्लूड इन्वेंट्रीज, जो हमारे पास जितनी भी इन्वेंट्रीज होगी उसको माइनस करके हमने करंट एसिड में से तो उसको करंट लाइबिलिटीज़ के साथ हमने डिवाइड कर देना है. ये हमने करंट एसिड माइनस की हुई है. करंट एसिड्स हमारे पास हैं और ये हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं 0.97. एसिड टेस्ट रेशियोज है 21 में 1.07 और 22 में 1.37. In 2020, acid test ratio 0.97 times of current liabilities. Short-term obligation to company had 0.97 in quick assets. In 2021, acid test ratio 1.07 times of current liabilities, or 2022 1.34 times current liabilities. It means company had 1.34 times convert into cash. Quick asset means के convert into cash. हमारे पास liquidity ratios हैं. Financial gearing ratio. Gearing ratio is a debt to equity ratio. Gearing ratio is equal to long-term non-current liabilities divided by share capital plus reserve plus long-term non-current liabilities multiplied by 100. In 2020,
ये हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। रिजर्व हमारे पास ज़ीरो है जो हमें नहीं है। शेयर कैपिटल्स 1,38,202 हमारे पास शेयर कैपिटल्स हैं। इसी तरह हमारे पास 21 के हमारे पास लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, शेयर कैपिटल्स हैं। जो हमें ये भी वैल्यू लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ ये हमें बैलेंस शीट में से मिल जाएंगी और शेयर कैपिटल्स भी हमें बैलेंस शीट में इसकी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। अब हमने करंट एसेट्स नॉन लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास शेयर कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स नहीं हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी हमारे पास हैं। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड कर देना है। 69.88% हमारे पास गेयरिंग रेशियोज आ जाएगी 2020 की। इन 2021 69.56%, 2022 82.11%. In 2021 gearing ratio is 69.88% of debt. That means कि जो हमने बैंक वगैरह से हमने लोन दिया होता है कर्जा टू पे फ्रॉम इक्विटी, जो हमारे इक्विटी जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ओनर ने जितना पैसा लगाया हो या हमारा हमने किसी से लेकर इन्वेस्ट किया हो, जो हमारी टोटल इक्विटी होती है उस पर हमने 69.88% हमने गेयरिंग रेशियो जो हमने पे करना है। In 2021, gearing ratio is 69.57% of debt to pay from equity. In 2022, gearing ratio 82.11% of debt to pay from equity. इंटरेस्ट कवर रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये हमें इसकी वैल्यूज हमें मिल जाए इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, और इंटरेस्ट पेबल जो हमने पे करने हैं, जो हमने पे कर दिए गए हैं या करने इंटरेस्ट पेएबल, जो इंटरेस्ट पेएबल होने ये हमें बैलेंस शीट में से मिलेगा। इसको हमने डिवाइड कर देना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल -38.72 रेशियोज हमें फाइंड हो जाएगी। इन 2021 और 2022 में -30.16 interpretations. In 2020 the company operating profit is -38.72 times lower than interest expense, and 2021 -39.40 times lower than interest expense. In 2022 the company operating profit is -32.16 times lower than interest expense. Investment ratios. इन्वेस्टमेंट रेशियोज में सबसे पहले हमने डिविडेंड पे आउट रेशियो इसको फाइंड आउट करना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर्स, अर्निंग फॉर द ईयर्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड्स मल्टीप्लाई बाय 100। इन 2020 में हमारे पास डिविडेंड है 28,776। ये डिविडेंड्स हैं। नेट इनकम्स 1,62,608, ये हमारे पास 2022 की नेट इनकम है। ये दोनों हमें इनकम स्टेटमेंट से हमें मिल जाएगी। ये हमारे पास डिविडेंड्स हैं 2020, 21, 22 के, और ये हमारे पास नेट इनकम्स हैं, हमें ये नेट इनकम्स हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय डिविडेंड अनाउंस फॉर द ईयर्स, जो हमें डिविडेंड साल में जो हमें डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसको हमने डिवाइड कर देना है नेट इनकम से। हमारे पास 70.7% 2020 में हमें डिविडेंड पे आउट रेशियोज हम फाइंड आउट होगी। 21 में 24.50% है, 22 में 35.62% है। इन 2020 डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 17.70%. This indicates that in 2020 the company distributed 17.70% of its earning as dividend or to its shareholders. 2021
Dividend payout ratio 24.5%. The ratio indicates in 2021 to 24.50%, significantly that is higher proportionally of earning was distributed as dividend compared to the previous years. 2022 में dividend payout ratio 35.60%. Another increase in the dividend payout ratio जो reaching 35.62% in 2022 implies that an even large portion of earning was distributed as dividend compared to the previous years. हमारे पास जो इन 2020 में 70.7% हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डिविडेंड्स जो हमारे पास टोटल आए उस इनकम में से डिविडेंड शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड पे किया है। फिर 2021 में 24.50% और 22 में 35.62% हमने दिया। डिविडेंड कर्व रेशो नेट इनकम divided by dividends 5.7 times और 21 में 4.1 टाइम्स 22 में जो नेट इनकम्स को हमने डिवाइड कर दिया है डिविडेंड्स के साथ, ये हमारे पास वैल्यू है 2.8 टाइम्स। In 2020, the company earnings were 5.7 times higher than the dividend payout to shareholders. In 2022, decrease we have 4.1 times, indicating that the company earning covered the dividend payments 4.1 times. Further decrease in the ratio 2.4 and 2.8 in 2022 implies that the company earning cover the dividend payments 2.8 times. The trends indicates a reduced ability of earning to support the dividend payment compared to the previous years. Dividend yield ratios. Dividend yield ratios calculate करने का तरीका ये है कि dividend per shares divided by market value per share multiplied by 100. ये हमारे पास dividend per shares की वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है पर शेयर्स की। जो हमारे मल्टीप्लाई डिविडेंड यील्ड रेशियो हमारे पास 0.30% इस 2020 में 0.22%, 2022 में 0.13%। In 2020, the company earnings were 5.7 times higher than the dividend payout to the shareholders. The ratio decreased in 2021, 4.1 dividend yield ratios. Dividend yield ratio divided by dividend per share multiplied by market value per share. Dividend per share 85 और market value per share 28,776 rupees. Dividend per share divided by market value per share 0.30%. इस तरह हमने 2021 to 0.22%, 0.13%. In 2020, dividend yield ratio 0.30%, thus suggested that in 2020 shareholders receive a dividend yield 0.3% based on the company dividend related to its share price at that time. In 2021, dividend yield ratio 0.22%. The ratio decreased in 21 to 20. 0.22% indicate a lower dividend yield compared to the previous years. In 2020, dividend yield ratio 0.13%, another decline in the ratio 0.13 in 2022 signifies a further reduction in dividend yield. Earning per shares. Earning per share divided by earning available to ordinary shares or number of ordinary shares in issues. अर्निंग अवेलेबल जो नेट प्रॉफिट्स हमारे पास 2021 और 2021 का 22 का ये नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 1.8%.
और 21 में 1.23% और 22 में 1.44%. In 2020, earning per share 1.18%. The company earned 1.18 dollar for each outstanding ratio shares of common stock in 2020. In 2021, earning per share of 1.382, a slightly increased 21.23 that the company earned per share improved in 2021 compared to the previous years. 2022 earning per share is $1.44, an increase $1.144 in 2022. Further improvement in earning per share, indicating potentially stronger profitability for the company relative to the number of outstanding shares. Price earning ratios. Price earning ratio is equal to market value per shares divided by earning per share. Market value per share divided by earning per shares 72.2, in 2021 में 73.45, 2022 में 63.01. In 2020, price earning ratio 72.2 in 2020. Investors were willing to pay $72.20 for every dollar of earning per share. In 2021, price earning ratio 73.54, increased 73.54 in 2021, indicating a further willingness among investors to pay more for the company earning. In 2022, price earning ratio 63.01, जो हमारे पास the ratio decreased 63.01 in 2020, which signifies a uh, price. Lower price investors are willing to pay per dollar earning compared to the previous years. Decreased earning per ratio could indicate either a decrease in the stock price, an increase in earnings, or a combination of both. ये हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशियोज, अर्निंग पर शेयर्स, डिविडेंड यील्ड रेशियोज एंड डिविडेंड कर्व रेशियोज, इन्वेस्टमेंट रेशियोज, हमने इसकी सारी रेशियोज का हमने कैलकुलेशन कर लिया है पाक सुजुकी मोटर कंपनी में. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज हैं, ये इस कंपनी की लिक्विडिटी रेशियोज हैं. ये हमारे पास फाइनेंशियल गेयरिंग रेशियोज हैं, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट रेशियोज. थैंक यू.